Assalamualaikum. So we are starting with the first chapter of ऑर्थोडोंटिक्स, जिसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से मैल अक्लूजन एंड डेंटोफेशियल डिफॉर्मिटीज़, जो हमारे पास पहला चैप्टर है. ठीक है. अच्छा, मैंने इसमें जो है बुक की रेफरेंस से नोट्स बनाए हैं ताकि अगर आप एग्ज़ाम से पहले भी देखें तो आपको एक अच्छा रिवीजन मिल जाए. सही है. तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से. सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एंगल्स क्लासिफिकेशन ऑफ मैल अक्लूजन. ठीक है. एंगल्स एक बंदा था जिसने क्लासिफिकेशन दी थी कि मैल अक्लूजन हमारे पास कैसी होती है और कितनी टाइप्स की होती हैं. ठीक है. सबसे पहले मैल अक्लूजन पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ओक्लूजन क्या होती है. ओक्लूजन, मैल अक्लूजन हम लोग देख कहाँ से रहे हैं. तो हमारे पास जो अपर फर्स्ट मोलर होता है, हम उससे की टू ओक्लूजन चेक करते हैं. मतलब हमारे पास जो अंडर कंसिडरेशन होता है वो हम लोग फर्स्ट मोलर को देखते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमारे पास जो मैल अक्लूजन है वो किस तरीके की है. ठीक है. अब मैल अक्लूजन तीन वैसे होती हैं टाइप्स की, और जो एंगल्स की क्लासिफिकेशन होती है वो नॉर्मल अक्लूजन को मिला के 4 तरीके की होती है. अब इसका क्या मतलब है वो मज़ीद मैं आपको बताऊंगी एज वी गो फॉरवर्ड विद द लेक्चर. तो हम बात करते हैं सबसे पहले नॉर्मल अक्लूजन की. कुछ भी स्टार्ट करने से पहले जब तक हमें नॉर्मल नहीं पता होगा हम लोग नहीं पता कर सकते कि एबनॉर्मल क्या होगा. सही है. तो नॉर्मल अक्लूजन एंगल्स ने क्या बताई थी कि जब अपर और लोअर मोलर्स को हम लोग रिलेशन चेक करेंगे, जब मीजियो बक्कल कस्प ऑफ अपर मोलर ओक्लूड करेगा बक्कल ग्रूव ऑफ लोअर मोलर, प्लस स्मूथ लाइन ऑफ अक्लूजन होनी चाहिए. जब ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी तो हम बोलेंगे कि एक नॉर्मल अक्लूजन है. अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है ये वाली कि मीजियो बक्कल कस्प शुड कोलाइड इन द बक्कल ग्रूव ऑफ लोअर मोलर. किस तरीके से, इस पिक्चर में देखते हैं. ठीक है. ये हमारे पास अपर मोलर है, ये लोअर मोलर है. जो ये मीजियो बक्कल कस्प है ये लाई करना चाहिए हमारे पास बक्कल ग्रूव ऑफ लोअर मोलर. ठीक है. ये हमारे पास है अपर मोलर और ये है लोअर मोलर. ठीक है. जो ये मीजियो बक्कल कस्प है ऑफ अपर मोलर वो लाई करना चाहिए ये इस ग्रूव में, बक्कल ग्रूव में लाई करना चाहिए. अगर ये हो रहा है तो हम बोलेंगे नॉर्मल अक्लूजन है. ठीक है. और स्मूथ लाइन ऑफ अक्लूजन होनी चाहिए. अब लाइन ऑफ अक्लूजन क्या होता है ये देखते हैं. ये हमारे पास बुक की ही पिक्चर है. आप यहाँ नोट कर रहे होंगे कि एक इस तरीके से ओवल लाइन जा रही है सारे सेंट्रल फोसास को क्रॉस करती हुई. ठीक है. इसको हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ अक्लूजन. द लाइन ऑफ अक्लूजन इज़ अ स्मूथ कर्व पासिंग थ्रू द सेंट्रल फोसा ऑफ ईच अपर एंड मोलर एंड अक्रॉस द सिंगुलम ऑफ अपर कैनाइन एंड इंसाइजर टीथ. ठीक है. अगर पीछे के दांत हैं तो सेंट्रल फोसास से पास करनी चाहिए, और अगर आगे के हैं तो इनके सिंगुलम से पास करनी चाहिए. ठीक है. इस तरह से हम लोग ओक्लूजन को हम लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं. ठीक है. तो अगर ये मीजोबक्कल कस्प ऑफ अपर मोलर ओक्लूड्स इन द बक्कल ग्रूव ऑफ लोअर मोलर प्लस लाइन ऑफ अक्लूजन स्मूथ है तो हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास नॉर्मल अक्लूजन है. ठीक है. अब ये नॉर्मल अक्लूजन हो गया. अब हम लोग बात करते हैं मैल अक्लूजन की. मैल अक्लूजन में हमारे पास 3 क्लासेस होती हैं. ठीक है. इसमें क्लास 2 जो है फिर वो सब डिवाइडेड होती है, जिसके बारे में हम बात करेंगे. जो हमारे पास 3 क्लासेस होती हैं हम उसको डिवाइड करते हैं क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 में. क्लास 1 में क्या होता है कि जो मोलर रिलेशन है वो नॉर्मल होता है, जैसे नॉर्मल ओक्लूजन में था. लेकिन अब ये नॉर्मल अक्लूजन से अलग क्यों है? क्योंकि इसका लाइन ऑफ अक्लूजन सही नहीं होता. हो सकता है इसका लाइन ऑफ अक्लूजन थोड़ा सा टेढ़ा हो या गलत हो, कोई दांत मुड़ा हुआ हो, रोटेटेड हो या मेल पोस्ट हो. ठीक है. जैसे हमारे पास नॉर्मल अक्लूजन तो इस तरीके की थी. हो सकता है क्लास 1 मेल अक्लूजन में क्या हो कि आपकी लाइन ऑफ अक्लूजन थोड़ी सी यूँ हो, क्या पता ये वाला दांत थोड़ा सा लिंगुअली शिफ्ट हुआ हो. तो जब ऐसी कोई डिस्क्रिपेंसी आती है कि आपकी जो है मोलर्स नॉर्मल जगह पे है, मोलर रिलेशन नॉर्मल है, लेकिन लाइन ऑफ अक्लूजन किसी वजह से भी आगे पीछे है, तो हम लोग बोलते हैं कि ये क्लास 1 मैल अक्लूजन है. ठीक है.
जैसे हमने यहाँ पे मेंशन किया कि ड्यू टू मेल पोस्ट रोटेटेड या फिर अदर रीजंस की वजह से, जिसकी वजह से लाइन ऑफ ऑक्लूजन नॉर्मल नहीं है, तो हम उसको बोलते हैं क्लास 1 मेल ऑक्लूजन। क्लास 2 क्या होता है, जब लोअर मोलर जो है डिस्टली प्लेस्ड होता है एज़ कम्पेयर टू अपर मोलर। क्या मतलब है इसका, इस पिक्चर में देखते हैं। क्लास 2 मेल ऑक्लूजन, ठीक है, लोअर मोलर डिस्टली प्लेस्ड है, मतलब डिस्टली चला गया, पीछे की तरफ पोस्टीरियरली मूव कर गया है एज़ कम्पेयर टू अपर मोलर। जब ऐसी कंडीशन होगी तो मैंडिबल पीछे की तरफ की लुक देगा, तो और मैक्सिला आगे की तरफ से लुक देगा, की तरफ का लुक देगा। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं क्लास 2 मेल ऑक्लूजन। इसमें क्या होता है, नॉर्मली क्लिनिकली देखेंगे हम तो हमारे पास मैक्सिला प्रोट्रूडेड नज़र आएगा, इसका मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ नज़र आएगा हमारे पास, ठीक है। ये क्लास 2 थी। अब क्लास 1 मेल ऑक्लूजन में देखें आप लोग, जो हम लोग बात कर रहे थे कि इनका मोलर रिलेशन तो नॉर्मल है, लेकिन आगे से इनकी लाइन ऑफ ऑक्लूजन टेढ़ी मेढ़ी है। समझ आ रही है, देखिए इस तरीके इसकी लाइन ऑफ ऑक्लूजन कैसी होगी और इसकी लाइन ऑफ ऑक्लूजन कैसी होगी। तो ये क्लास 1 मेल ऑक्लूजन हुई, ये नॉर्मल ऑक्लूजन हुई, और ये क्लास 2 मेल ऑक्लूजन हुई, जिसमें हमारे पास जो लोअर मोलर है वो डिस्टली प्लेस्ड है, पीछे की तरफ प्लेस्ड है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या लुक आ रही होती है, जैसे ऐसे लुक आ रही होती है जैसे मैक्सिला बाहर की तरफ आ गया, ये होती है क्लास 2 मेल ऑक्लूजन। अब इसमें जो लाइन ऑफ ऑक्लूजन होती है वो स्पेसिफाइड नहीं होती। सिमिलरली क्लास 3 में क्या होता है कि लोअर मोलर प्लेस्ड मीजियली टू अपर मोलर। क्लास 3 में मीजियली प्लेस होते हैं। मीजियली का क्या मतलब, ये अपर मोलर था, ये लोअर मोलर था। अब इसमें क्या था कि लोअर मोलर पीछे की तरफ आ गया, जिसकी वजह से मैक्सिला आपका आगे की तरफ का नज़र आ रहा है। क्लास 3 में क्या होता है कि जो आपका लोअर मोलर है वो बाहर की तरफ आ जाता है, मीजियली शिफ्ट कर जाता है, जिसकी वजह से ऐसी लुक आती है कि पूरा मैंडिबल आगे की तरफ शिफ्ट कर गया है और हमारे पास जो अपर मोलर है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ चला गया है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ आपको लगे कि क्लिनिकली कि मैंडिबल आगे की तरफ लग रहा है, तो आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि हमारे पास जो इसका मोलर रिलेशन होगा वो क्लास 3 होगा, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो ऑक्लूजन है उसमें मोलर रिलेशन क्लास 3 का है, मतलब कि मीजियली शिफ्ट कर गया। क्लास 3 मीजियली, क्लास 3 मीजियली, क्लास 2 डिस्टली, ठीक है। एक चीज़ याद कर लें तो आपको दूसरी वैसे ही याद रह जाएगी। क्लास 2 डिस्टली, क्लास 3 मीजियली। ये हम लोग लोअर मोलर की बात कर रहे हैं। जैसे हमने बात की कि हम लोग क्लास 2 की टाइप्स पढ़ रहे थे, उसकी और सब डिविजन्स होती हैं। क्लास 2 के सब डिविजन्स कैसी होती हैं, जैसे क्लास 2 है, क्लास 2 में क्या था, हमारे पास मैक्सिला बाहर की तरफ फील हो रहा था क्लिनिकली, तो इसमें हमारे पास होती हैं 2 टाइप्स। एक होती है क्लास 2 डिवीज़न 1, क्लास 2 डिवीज़न 2। अब इनकी प्रेजेंटेशन कैसे होती है, इसमें क्लास 2 डिवीज़न 1 में क्या होता है कि जो आपके अपर इंसाइजर्स हैं, यहाँ पे गौर करें, अपर इंसाइजर्स आपके प्रोक्लाइंड है, मतलब उठे हुए नज़र आते हैं, बाहर की तरफ निकले हुए नज़र आते हैं। क्लास 2 डिव 2 में क्या होता है कि आपके इंसाइजर्स लिंगुअली या पैलेटली नज़र आ रहे होते हैं, ऐसे लगता है कि आपके इंसाइजर्स पीछे चले गए हैं। क्लिनिकली आपको बहुत ऐसा केस प्रेजेंट होगा कुछ कि इंसाइजर्स बहुत पीछे की तरफ है, इंसाइजर्स हैं वो पीछे हैं एज़ कम्पेयर टू दिस पिक्चर, इसमें प्रोक्लाइंड है। तो क्लास 2 डिवीज़न 1 में इंसाइजर्स बाहर की तरफ है, क्लास 2 डिवीज़न 2 या डिव 2 में क्या होता है कि पीछे की तरफ है। ये मेरे पास हो गए क्लास 2 की क्लासिफिकेशन। लोग एक चीज़ गौर करने की ये है कि एंगल ने हमारे पास 4 क्लासेस बताई थी, जिसमें से 3 मेल ऑक्लूजन्स थी। 4 क्लासेस कैसे, एक नॉर्मल था, फिर क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। अगर पूछे कि एंगल की कितनी क्लासिफिकेशन थी, बोलेंगे 4, लेकिन अगर पूछे कि मेल ऑक्लूजन कितनी थी तो हम बोलेंगे 3। लोग थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करते हैं कि एक हमारे पास ट्रीटमेंट होता है हार्ड टिश्यू ट्रीटमेंट और एक होता है सॉफ्ट टिश्यू ट्रीटमेंट। पहले हमारे पास एंगल्स आए, उन्होंने कहा कि नहीं बस आप दांतों को सही कर दो, डेंटल ट्रीटमेंट सही कर दो, ये जो सॉफ्ट टिश्यू हैं वो इतना मैटर नहीं करते।
लेकिन फिर बाद में लोग आए वो कहने लगे नहीं, सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू ट्रीट कर दो, दांतों का कोई मसला नहीं है। हम लोग इसमें देखते हैं कि इनमें प्राइमरी गोल क्या था उनका, सेकेंडरी गोल क्या था और बाकी रीजंस क्या थे। अगर हम एंगल्स का देखें, जिसमें हमारे पास बोल रहे थे कि सिर्फ दांतों को सही कर दो, बाकी सॉफ्ट टिश्यूज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सॉफ्ट टिश्यूज़ मतलब हमारे पास लिप्स वगैरह। टिश्यूज़ में हमारे पास क्या होता है, जिसमें हम लोग देखे होते हैं लिप्स की पोजीशन वगैरह। अगर एंगल की बात करें तो उनका प्राइमरी गोल ये था कि सिर्फ डेंटल ओक्लूजन सही हो जाए, मतलब अगर मेल ओक्लूजन है क्लास 1 क्लास 2 की तो वो सही कर दो, सॉफ्ट टिश्यू से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सॉफ्ट टिश्यू वाले कहते थे कि सॉफ्ट टिश्यू को सही कर दो, ओक्लूजन को आप सही करो नहीं करो फ़र्क नहीं पड़ता। ये इनका प्राइमरी गोल था। सेकेंडरी गोल ये था कि इनकी जॉ रिलेशनशिप आइडियल होनी चाहिए। इनका सेकेंडरी ये था कि देखो ओक्लूजन आपकी आइडियल हो ना हो, बस फंक्शनल होनी चाहिए। फंक्शनल होने का मतलब है कि बस चबाने में कोई मसला ना हो, बाकी फिर जैसी भी रिलेशन हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बताती है हार्ड टिश्यू एंड सॉफ्ट टिश्यू रिलेशनशिप। ये कहते थे कि अगर आपका हार्ड टिश्यू का नॉर्मल रिलेशन है तो सॉफ्ट टिश्यू भी आइडियल ही होगा, और इनका उल्टा था। ये कहते थे अगर सॉफ्ट टिश्यू नॉर्मल है तो हार्ड टिश्यू आपका आइडियल ही होगा। इसमें डायग्नोस्टिक कैसे करते थे, जो हमारे पास हार्ड एंगल्स का था उसमें आप कास्ट लेते थे, सेफ करवाते थे। इसमें आप क्या करते थे, इंट्राओरल और फेशियल सॉफ्ट टिश्यूज़ को एग्जामिन करते थे। ट्रीटमेंट अप्रोच कैसे करते थे, इसमें यह था कि स्केलेटल रिलेशनशिप आप देख रहे हो उसको सही कर रहे हो। इनका ये होता था कि आप सॉफ्ट टिश्यू रिलेशनशिप को सही करो, बाकी आप दांत और जॉस को फिर बाद में सेटल करते रहना। एम्फेसिस ये कहते थे कि आप जब डेंटल ओक्लूजन सही करो तो TMG का ख्याल रखना है। इसमें ये कहते थे कि अगर सॉफ्ट टिश्यू सही कर रहे हैं तो हमारे पास डिस्प्ले ऑफ टीथ का ख्याल रखना है। स्टेबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स में क्या करते थे कि रिलेटेड प्राइमरीली टू डेंटल ओक्लूजन। ठीक है, डेंटल ओक्लूजन को ही रिजल्ट्स को करेक्ट मांगते थे। अगर डेंटल ओक्लूजन सही है तो रिजल्ट सही है। ठीक है, इसमें क्या होता था कि सॉफ्ट टिश्यू सही है तो आपका रिजल्ट सही है। लेकिन अब मॉडर्न टाइम्स में क्या होता है कि जब तक आप हार्ड टिश्यू प्लस सॉफ्ट टिश्यू का ख्याल नहीं रखोगे, मतलब बंदा अपेयर कैसे हो रहा है आफ्टर द ट्रीटमेंट, ऑर्थो ट्रीटमेंट करवाने के बाद, वो भी ज़्यादा मैटर करता है। फेशियल एस्थेटिक्स भी मैटर करते हैं, और जो है रिलेशन है दांतों का वो भी मैटर करता है। तो आज के ज़माने में दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। सही है, इसमें ये एक्सप्लेन किया गया है। अब कुछ टर्म्स हैं और पिक्चर्स हैं जिनको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, इसलिए मैंने बुक से ही पिक्चर्स उठाई हैं। सबसे पहले है इंसाइजर्स इरेगुलरिटी। इंसाइजर्स मतलब जो आगे वाले दांत हैं वो आगे पीछे हों, इसको बोलते हैं इंसाइजर इरेगुलरिटी। ठीक है, इसको फाइंड करते हैं, एक स्केल होता है जिसको बोलते हैं लिटिल इरेगुलरिटी इंडेक्स। ये हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास हमें पता है कि जो आगे के दांत हैं, मतलब इंसाइजर्स हैं मेनली, वो आगे पीछे प्लेस्ड हैं। इस तरीके से जो एरोज़ हैं आपको नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास दिखा रहे हैं कि कितना आगे पीछे है दांत। ये फाइंड कैसे करते हैं, सबसे पहले जो है 6 फ्रंट टीथ को देखते हैं हम लोग फ्रॉम कैनाइन टू कैनाइन। ठीक है, फिर रूलर या कैलिपर से हम लोग जो गैप है या फिर ओवरलैप है उन दांतों को मेजर करते हैं। जैसे एग्जांपल, एक ये दांत है और ये दांत है, असल में इनका कांटेक्ट पॉइंट यहाँ होना चाहिए, तो ये वाला जो डिफरेंस होगा ये हमारे पास इरेगुलरिटी होगी। सिमिलरली ये पूरा रोटेटेड दांत है, इसका यहाँ से कांटेक्ट पॉइंट और यहाँ से कांटेक्ट पॉइंट कितना होगा, इसको मेजर करने के लिए जो हम लोग वैल्यू आएगी वो हमारे पास इरेगुलरिटी इंडेक्स पे चेक करते हैं। तो ये हमारे पास होती है इंसाइजर्स इन इरेगुलरिटी। फिर हमारे पास एक टर्म आती है डायस्टेमा। ठीक है, डायस्टेमा क्या होता है कि स्पेस बिटवीन एडजेसेंट टीथ। फ्रंट टीथ में हमारे पास जो स्पेस नज़र आ रही होती है, मोस्टली बच्चों में नज़र आ रही होती है, और अगर ये अगली डकलिंग्स के एज में है तो ये खुद ही ट्रीट भी हो जाता है, लेकिन बड़ों में भी होती है अगर वो 2 mm से ज़्यादा है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर 2 mm से कम है तो हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही सही हो जाएगा। लेकिन अगर 2 mm से ज़्यादा है तो हमारे पास चांसेस है कि ये हमेशा ही स्पेस रहेगी। सही है, इसको हम लोग बोलते हैं मिड लाइन डायस्टेमा। मेरे पास आती है पोस्टीरियर क्रॉस बाइट। इसमें हमारे पास क्या होता है, मैक्सिलरी पोस्टीरियर टीथ आर लिंगुअली पोजीशंस रिलेटिव टू मैंडिबुलर टीथ।
ठीक है। जैसे हमारे पास नज़र आ रहा है कि जो मैक्सिलरी दांत हैं ये पीछे की तरफ है एज़ कम्पेयर टू मैंडिबुलर टीथ, मतलब कि अंदर की तरफ जा रहे हैं। इस पिक्चर में ज़्यादा क्लियर है। देखिए जो हमारे पास मैक्सिलरी टीथ है ये पीछे की तरफ जा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू मैंडिबुलर टीथ। हालांकि इनको कहीं ऐसे करके सेट करना चाहिए था। इसको हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर क्रॉस बाइट या लिंगुअल पोस्टीरियर क्रॉस बाइट। हम लोग बात करते हैं ओवरजेट और ओवरबाइट की। ओवरजेट क्या होता है? हॉरिजॉन्टल। ओवरजेट हमारे पास होता है हॉरिजॉन्टल ओवरलैप ऑफ इंसाइजर्स। मुझे ये कैसे याद रहता है? ओवरजेट जैसे हम लोग जो उड़ने वाला जेट होता है वो हॉरिजॉन्टल उड़ता है ना, ऐसे उड़ता है हवा में। तो ओवरजेट में क्या होगा कि आपके दांत ऐसे को आगे होंगे, प्रोक्लाइंड होंगे, बाहर की तरफ होंगे, ठीक है। ओवरजेट में आपके दांत कुछ इस तरीके के होंगे। अब हमने ऊपर पढ़ लिया कि ओवरजेट कि हमारे पास ऐसे बाहर की तरफ जब दांत निकले होते हैं तो कौन सी क्लास होती है? क्लास 2। तो ओवरजेट में मोस्टली हमारे पास क्लास 2 नज़र आ रही होती है। नॉर्मल ओवरजेट होता है, मतलब नॉर्मल इंसानों में भी होता है, लाइक जिसमें कोई मैलोक्लूजन नहीं है, वो 2 to 3 mm है। इससे ज़्यादा है तो आपकी ओवरजेट ज़्यादा है, इसको करेक्ट करा सकता है। रिवर्स ओवरजेट। रिवर्स ओवरजेट कब होता है? जब नीचे के इंसाइजर्स ऊपर के इंसाइजर्स के आगे आ जाएं। कैसे? अभी देखते हैं। ये हमारे पास ऊपर के इंसाइजर्स हैं, ये नीचे के इंसाइजर्स हैं। इसको हम लोग कह रहे थे ओवरजेट। जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि नीचे वाले आगे की तरफ आ जाए और ये पीछे की तरफ रह जाए तो इसको बोलने के रिवर्स ओवरजेट। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट टर्म आती है ओवरबाइट। ओवरबाइट में हमारे पास क्या हो रहा होता है कि वर्टिकल ओवरलैप हो रहा होता है, ठीक है। ओवरबाइट में क्या हो रहा होता है? वर्टिकल ओवरलैप हो रहा होता है, मतलब आप ऊपर वाले दांत है वो नीचे वाले दांत को पूरा कवर कर जाते हैं। इसकी अच्छी पिक्चर हमारे पास यहाँ पर है। ओवरबाइट में अगर नॉर्मल की बात की जाए तो इसके सिंगुलम पे टच करना चाहिए, नीचे वाला इंसाइजर ऊपर के सिंगुलम पे टच करना चाहिए। लेकिन कभी कभार क्या होता है, ये सिंगुलम से ज़्यादा यहाँ पे चला जाता है या और पीछे चला जाता है, मतलब ये दांत जो है पूरा नीचे के दांत को कवर कर लेता है, तो हम उसको बोलते हैं ओवरबाइट, ठीक है। ओपन बाइट जहाँ पे टर्म यूज़ होती है उसका मतलब है कि कोई ओवरलैप हो ही नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा है दांत, कुछ इस तरीके का। इसको हम लोग बोलते हैं ओपन बाइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे दांत बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं। तो ये थी कुछ हमारे पास इम्पॉर्टेंट टर्म्स। हम लोग बाकी का लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आई होप सबको समझ आया होगा। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी आप मुझसे पूछ सकते हैं।